आंसर सुनिएगा मेरे भाई, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा हिस्ट्री का है, ठीक है। और आज है मेरे भाई हमारा जो तारीख है वो आज हमारा पूरा का पूरा 26 तारीख है। ओके, 26/2। ओके, हमारा 27 तारीख को भी हमारा चलेगा किसका क्लास भाई? तो बताएंगे सर 27 तारीख को भी हमारा क्लास चलेगी हमारा हिस्ट्री का। ये तो क्लास चलेगी सर शाम को हमारा 6:30 बजे। ओके, और मेरे भाई तो पॉलिटिकल का कब चलेगा? तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास चलेगा मॉर्निंग में। कब चलेगा मेरे भाई? मॉर्निंग के मैं कर देता हूं याद रखना मेरे दोस्तों, मैं कर देता हूं मॉर्निंग में 7 बजे से। कितना बजे से? 7 बजे से मैं मॉर्निंग में कर देता हूं। यानी कल भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग में क्लास होगी और आज भी हमारा पॉलिटिकल साइंस में मॉर्निंग का सुबह को 7 बजे क्लास होगी। तो आप लोग टाइम पे आ जाइएगा मेरे दोस्तों, जो टाइम मैंने आप लोगों को बताया हूं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस ईमानदारी पूर्वक सारा क्वेश्चन को कंप्लीटली कर लेना है। तो मेरे दोस्तों चलिए, आज हमारा जब इतिहास का क्लास चल रही है तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। सारा क्वेश्चन को निचोड़ करके अगर मेरे दोस्तों नहीं बता दिया तो आप क्या कहना भाई? देखिए, पहला क्वेश्चन है सर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता है और भारत के इस भाग में विकसित हुई है। तो क्या बोलेंगे सर? पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? आपसे पूछा गया है जो हमारा पुरातत्व है इनमें से किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो हम लोग पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग सिक्का से हम लोग इतिहास का पता लगा सकते हैं, भग्नेश्वर से भी लगा सकते हैं, अभिलेख से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई साहित्य से हम लोग नहीं लगा सकते। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है सर? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होती है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो हमारा जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या शमशान घाट या तो कब्रिस्तान या तो सिंधी बाग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्या मेरे भाई? सिंधी बाग के नाम से भी इनको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद रखना, आर.डी. बनर्जी ने किया था। कब किया था मेरे भाई? तो 1922 में किया था। कौन सा नदी के किनारे? तो बताएंगे सर सिंधु नदी के किनारे किया था। याद रखना है, 5-6 क्वेश्चन मैं बताया हूं भाई, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी क्या है तो बताएंगे सर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। चलिए सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुरातत्व का पिता जो है वो हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पिता कहा जाता है। किसका? पुरातत्व का पिता। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल। सर आदि ऐतिहासिक काल आखिर किसे कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण ना मिले। याद रखना है, हमारा हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण मिला है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। जब कोई भी इतिहास का लिखित प्रमाण ना मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला है? तो अभी मैंने जस्ट बताया सर 1922 में हमारा मोहनजोदड़ो की खोज किया था आर.डी. बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे पे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान या तो सिंधी बाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से? तो बताएंगे सर मोहनजोदड़ो से मिला है। मेरे दोस्त हो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी। कौन सा नदी के तट पे किया था सर? रावी नदी के तट पर किए थे। मेरे दोस्तों कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। और हम सभी को पता है सर कि कालीबंगान में हल से जुते हुए शख्स का प्रमाण मिला है। हल से मिले हुए शख्स का प्रमाण कहां से मिला है? तो बताएंगे सर कालीबंगा से। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया जो हड़प्पा सभ्यता है आखिर वो कौन सी युग की सभ्यता है? तो बताएंगे सर कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला है सर सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। कालीबंगा कहाँ स्थित है सर? तो बताएंगे सर कालीबंगा हमारा राजस्थान इसमें स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो। लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो बताएंगे सर राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। सर हड़प्पा किस नदी के किनारे पे स्थित है? रावी नदी के तट पर। लोथल कहाँ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर लोथल हमारा गुजरात में है। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? भगवा नदी के किनारे स्थित है कौन? हमारा लोथल। ठीक है, आइए अगला है सर सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला है? मेरा भी जस्ट बताया सर, ये हमें मिट्टी से बने हल का प्रमाण ये बनावली से मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था भाई? आपको बताना है। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है इसका नगर कैसा था? द्विस्तरीय। क्या था मेरे भाई? जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो पूरी तरह से क्या थे मेरे भाई? द्विस्तरीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते सर, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कौन सी थी? आपसे पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता जो थी वो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता क्या हो जाएगी? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खुदाई हुई थी। अब खुदाई के बारे में आ गया, क्वेश्चन पलट जाएगी। हमसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। लेकिन हड़प्पा की बस्ती की खुदाई कब हुई थी? सॉरी, किसने किया था? सर जॉन मार्शल। और हमारा कौन हो जाएगी सर? एक हो जाएगा हमारा मार्टिन वहियार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? मैंने चिल्ला के आप लोगों को बताए थे सर, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी ना वो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। और यही क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। कौन से पेपर में सर? 2023 के पेपर में यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। छोड़ना नहीं है, याद रखना है, नहीं तो आपको गर्लफ्रेंड भाग जाएगा किसी और से, इसलिए छोड़ना नहीं है। हाँ याद रखना है, मजबूत बनाइए। पहले अपने याद रखना है, पहले अपने करियर को बनाना है मेरे दोस्त। और बस मैं कहता हूं कि 2 लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा पूरा इतिहास को, 30 में 30 लाना है तो दोनों लेक्चर को कंप्लीटली देख लेना है। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो हमारा हड़प्पा इसका उत्खनन कब किया गया था? किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य नगर ने मतलब नंगा स्त्री की एक काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां पे प्राप्त हुआ है सर? तो मोहनजोदाड़ो से। कहां से नंगा स्त्री कहां से मिला मेरे भाई? काश्य मूर्ति तो मोहनजोदाड़ो से। निम्न किस स्थल में कारखानों पाए जाने से मनके को बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है? अब क्वेश्चन नंबर 21 है सर कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे कारखाने में यह पता लगाया गया है कि मनके से बना मनके किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? मिट्टी द्वारा बनाए गए बर्तन को मनके कहा जाता है। चनहुदड़ो में। कहां पे मेरे दोस्तों? चनहुदड़ो। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर हड़प्पा की बस्तियां में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती है। मोहर किससे बना होता है सर? सेल खड़ी की बनी होती है। हड़प्पा सभ्यता का सारा मोहर किससे बना होता है? तो बताएंगे सर सेल खड़ी से बनी होती है। किससे? मुस्कुरा के बोलिए मेरे भाई, क्या याद रखना है? सेल खड़ी। निम्नलिखित किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार इस तरह से खेत का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है। तो बताएंगे सर खांचेदार खेत के जो प्रमाण है वह कालीबंगा से मिला है। कहां पे? कालीबंगा से। अगला है सर हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि की फसलें मतलब हड़प्पा वासी जो थे वो कौन सी फसल का उत्पादन करते थे? तो हड़प्पा वासी जो थे ना मेरे भाई वो गेहूं का, जौ का, तिल का फसल का उत्पादन क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर जो होती थी मेरे दोस्तों वो एक प्रकार का चौकोर टाइप का होता था। इस तरह से चौकोर टाइप का होता था, याद रखना है। ठीक है, चलिए सर आगे आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, अगला से हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि हड़प्पा निवासी जो पूजा करते थे मातृ देवी का, किसका मेरे भाई? मातृ देवी का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता शव साधारणता किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो बताएंगे तो उत्तर से दक्षिण में। कोई भी व्यक्ति मर जाते थे उसको मेरे दोस्त इस तरह से सुलाया जाता था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में इस एक ताबूत में बंद करके इसको मिट्टी के अंदर में डाल देते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जलाया नहीं जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को क्या करते थे? दफनाया जाता था। ठीक है, अगला हड़प्पा कहां पर स्थित है? अब क्वेश्चन आती है कि सर हमारा जो हड़प्पा है, देखिए हड़प्पा एक्चुअली जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी तब भारत में था, लेकिन मेरे दोस्तों ये वर्तमान में कहां चला गया? पाकिस्तान में। हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो बताएंगे सर क्या सा किसने? चार्ल्स मेसन ने। देखिए मेरे भाई
पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? मार्टिन और वहीवार ने। ठीक, यहाँ पे क्या आया सर? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? 1826 में। तो बताएंगे सर चार्ल्स मेसन ने। अलग अलग क्वेश्चन है भाई। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस प्राविध ने प्रकाश डाला है? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है। तो बताएंगे सर प्रकाश डालने वाला वो था हमारा कौन? हमारा मेके, अर्नेस्ट मेके। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सर सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट, या मेरे दोस्तों सिंध बांग से नाम से हम लोग जानते हैं। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहा उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। कहां पे? हड़प्पा में। अगला है सर, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपको 33 में बताना है कि कौन सिंधु सभ्यता के देवता थे। तो बताएंगे सर शिव देवता। क्या हो जाएगी सर? हमारा शिव देवता। ठीक है। हड़प्पा घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो बताएंगे सर हमारा मिस्र की सभ्यता के साथ मानी नहीं जाती है। क्या मेरे भाई याद रखना? 34 हमारा, सॉरी भाई, ये क्रीट की सभ्यता के साथ मानी नहीं जाती है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरे दोस्तों? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। बनावली जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा हरियाणा में स्थित है। कहां पे? हरियाणा में। कालीबागान किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने बताया था भाई, घाघरा नदी बोले या तो सरस्वती नदी। कालीबागान राजस्थान में स्थित है। जहां पे हमारा हलों से जुते हुए प्रमाण मिला है वो हमारा कालीबंगा है। कालीबंगा कालीबंगा जो है वो हमारा घाघरा नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हड़प्पा, सॉरी हमारा सरस्वती नदी या तो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था मेरे भाई, वो था हमारा विलियम जॉन्स। क्या जाएगी? विलियम जॉन्स, याद रखना है। ठीक है, अगला है सर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था भाई। आपको 38 में पूछा गया जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रशासन आखिर कैसे था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन हमारा नगर पालिका जैसा था। कैसा मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन थी वो नगर पालिका जैसा था। अगला से सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल में। लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है भाई? आपसे पूछा गया जो हमारा मोहनजोदाड़ो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो पूरी तरह से हमारा क्या हो जाएगी सर? ये हमारा मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां पे मेरे भाई? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं। इस बात को यकीन करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, और हाँ, अगर फास्ट में बताते समय अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है कि सर आपने कोई गलत ऑप्शन डाल दिया है, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे दोस्तों कमेंट कर देंगे। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कमेंट किया है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, राजा, किसान और नगर अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार हमारा 16 महाजनपद है। आखिर अंगुत्तर निकाय क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का एक क्या है मेरे भाई? पवित्र ग्रंथ है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला कौन था? उदयन था। याद रखना, मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला, सॉरी, मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला कौन था भाई? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हमारा जो हमारा मोहनजोदड़ो है इसमें 16 मोहनजोदड़ो है भाई, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद, याद रखना है। अगला है सर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था भाई? क्वेश्चन नंबर आपसे 38 पूछा गया, सॉरी 3 पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था? 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि कौन सम्राट ने धारण किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? विक्रमादित्य की धारणा किसने किया था मेरे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला पर आते हैं सर, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, मुद्रा राक्षस की रचना करने वाला विशाखा दत्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त, सॉरी, हमारा मुद्रा राक्षस की रचना करने वाला कौन था मेरे भाई? विशाखा दत्त थे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, वेदों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद हो जाएगा मेरे दोस्तों ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद सबसे पुराना हो जाएगा, याद रखना है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है? तो बताएंगे सर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको मेरे दोस्तों?
तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध महाजनपद थे। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की प्राप्त हुई थी? हम सभी को पता है मेरे भाई कि अशोक ने कलिंग की विजय प्राप्त किया था, यस या नो? तो अशोक के कौन सा अभिलेख में, सॉरी कौन सा शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध को जो जीता था वो वर्णन किया गया? 13वें अभिलेख में, सॉरी 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न बात है सर, कनिष्क की राज्यारोहण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 है सर कि कनिष्क की राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क की राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति किया था? तो धम्म महामात्रों को नियुक्ति करने वाला था कौन? तो बताएंगे सर हमारा कनिष्क थे। कौन था मेरे भाई? सॉरी कनिष्क ने, अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 का? अशोक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे धम्म शब्द आएगी ना तो आंख बंद करके अशोक लगा देना है। अशोक किस वंश के शासक थे? खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई। जो हमारा अशोक है ये कौन से वंश के शासक थे? ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौर्य वंश के शासक थे भाई। कौन सा? मौर्य वंश के शासक थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के काल के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स का कि हमारा गुप्त काल को भारत की इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आता है मेरे दोस्तों। और जो मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, क्लास खत्म होते ही आप लोगों को अपलोड हो जाएगी, जाकर आप लोग देख लेंगे। अगला है सर, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था? जो हमारा प्रयाग प्रस्ती है क्वेश्चन नंबर 15 में, इसकी रचना करने वाला कौन था? हरिसेन। कौन थे मेरे भाई? हरिसेन थे। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि टकसाल का प्रधान कौन था भाई? तो बताएंगे सर टकसाल का प्रधान जो हमारे थे वो हो जाएगा कौन मेरे दोस्तों? तो लक्ष्यदक्ष। याद रखना क्या हो जाएगी सर क्वेश्चन नंबर 16 का? लक्ष्य। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर राजतरंगिणी के जो हमारा लेखक है वो हो जाएगा हमारा कौन? कल्हण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कल्हण हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र पढ़े या तो मेरे दोस्तों आप इंडिका का पुस्तक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा मौर्य वंश के बारे में। और शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीटली क्लास को करके जाइएगा मेरे दोस्त। बाकी आपको मर्जी है आपको देखना है या नहीं, मैं तो प्रेशर नहीं डाल सकता हूं। बस मैं यही कह सकता हूं कि अगर आपको चाहिए कि सर मुझे 30 में 30 लाना है तो 12 चैप्टर जो हमारा इतिहास का है वो पूरा कंप्लीटली 12 चैप्टर कर लेना है। अब मेरे दोस्तों 3 स्टूडेंट्स, अभी मैं मैसेज भी दिखाऊंगा, 3 ऐसा विद्यार्थी है जो जियोग्राफी का पेपर देकर आए हैं और रो रहे थे भाई। इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने बिहार बोर्ड से क्लास किया था। और आप लोगों को पता है या नहीं, सुन लीजिए मेरे भाई, बिहार बोर्ड का सिलेबस अलग है। बीएसबीसी उनका अलग बोर्ड है और हमारा कौन सा बोर्ड है भाई? जैक बोर्ड। जैक बोर्ड में कौन सा बुक चलता है? जेसीईआरटी, नॉट एनसीईआरटी, जेसीईआरटी। इनका सिलेबस उनका सिलेबस में आसमान और जमीन का अंतर है। बेचारा पूरे साल भर पढ़ा, एग्जाम देकर आए तो रो रहा है मेरे दोस्तों। तो ऐसा गलती आप लोग अपने जीवन में कभी नहीं करना है मेरे भाई, और ना ही किसी को सजेशन दे कि बिहार बोर्ड से क्लास करे। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये एग्जाम की घड़ी एक ऐसी घड़ी होती है जो हमारे पूरे साल भर की मेहनत का निर्णय देती है भाई। ये पूरे साल भर मेहनत जो हम लोग किए ना, ये 3 घंटा के अंदर में हमें लिखना पड़ता है कि मैंने 365 दिन में कितना कुछ याद किया है, कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ लिखा है। ये 3 घंटा में मुझे सारा विवरण देना पड़ता है। और यही विवरण पूरी दुनिया वाले देखना चाहते हैं जिस दिन हमारे रिजल्ट आती है। इसलिए गलत राह पे ना जाएं, ठीक ना? ठीक है, बिहार बोर्ड का कोई विद्यार्थी झारखंड में क्लास करता है? कभी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है कि हमारा सिलेबस अलग है, उनका सिलेबस अलग है। अब रोने से तो कुछ नहीं होगा भाई, जो रो रहा है तो उनको अच्छा हुआ। अर्थशास्त्र की रचना कौन से शताब्दी में हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना हमारा होता है 4वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी मेरे भाई? 4वीं शताब्दी में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है भाई। पतंजलि से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तब मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में मेरे भाई? तो बताएंगे सर मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन से काल में? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि आखिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर अर्थशास्त्र के लेखक हमारा कौटिल्य है। क्या मेरे भाई? कौटिल्य है। कौटिल्य का नाम ही एक और है सर, चाणक्य। कौटिल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य। तो कभी कभी कौटिल्य ऑप्शन में ना रहे तो चाणक्य लिखा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? जो हमारा बिंबिसार चचा है, आखिर इनका संबंध कौन से वंश से थे? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना? तो आपसे पूछा जाएगा कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? 21 के बाद मेरे दोस्तों याद रखना 22 आपसे पूछा जाएगा।
तो बताएंगे सर हमारा बिंबिसार का हर्यक वंश का। कौन सा? हर्यक वंश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया, क्या कहा गया? राजतंत्र कहा गया। यह 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये 2018 का क्वेश्चन है। जहां लोग अपना घर बनाते हैं उससे जनपद कहते हैं। जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। अगला है सर पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं भाई। पंच चिन्ह वाले सिक्के आखिर किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है। तो बताएंगे सर पंचशील जो हमारा चिन्ह है वो हमारा बना होता है चांदी का। किसका? चांदी का और तांबे का। किसका मेरे भाई? चांदी और तांबे का। देखिए अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ है। अब जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध करवाया था। कौन मेरे भाई? अशोक ने। और मेरे भाई कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुई थी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था हर एक देश में, लेकिन एक देश था जहां पे नहीं कर पाए थे। वो कौन सा था मेरे भाई? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन हमारा सही उत्तर हो जाएगी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। कौन सा नदी के किनारे? पुनपुन नदी, संगम नदी, गंगा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? मैंने अभी जस्ट बताया भाई 28 में जो हमारे इंडिका की रचना है वो किसने किया था? मेगास्थनीज ने। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मेगास्थनीज ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरे भाई, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ था अर्थशास्त्र की रचना किया था कौटिल्य ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसके बारे में कि इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। आइए सर, धम जैसे आए ये शब्द जहां जहां आपको नजर आए आंख बंद करके अशोक लगा देना। महावीर के पारसनाथ के सिद्धांत को न्याय सिद्धांत में क्या जोड़ा गया था? तो बताएंगे सर ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा गया मेरे भाई? ब्रह्मचार्य। ठीक है, आइए सर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन कंप्लीट देख लेना है। मॉर्निंग में आपका होगा क्या? तो बताएंगे सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास। इतना मेहनत कर रहा है मेरे दोस्त, माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। ठीक है, जिंदगी को दाव पे लगाकर आप लोग स्टडी करा रहा हूं, बार बार इस चीज याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुई मेरे भाई? 261 ईसा पूर्व में। याद रखना, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? तो बताएंगे सर अजात शत्रु ने। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो सर्वप्रथम शुरू किया था वो कौन था? अजात शत्रु। कलिंग युद्ध कब होती थी? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कलिंग कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। अगला, जीवक वैद्य किस वंश के काल में हुआ था? आपसे 33 में पूछा गया जीवक वैद्य। ठीक है, तो बताएंगे सर जीवक वैद्य जो थे वो हर्यक वंश का था। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? अब क्वेश्चन आती है सर कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया? तो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने वाला व्यक्ति था हमारा रुद्रदमन। क्या मेरे भाई? रुद्रदमन इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? अभी मैंने जस्ट बताया सोन नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरे भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को कहा जाता है? तो 36 में याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो था हमारा स्कंदगुप्त। कहता है समस्त भारत में ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप को ह्यून से परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताएंगे दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अपने समय में एक शक्तिशाली शासक थे मेरे भाई। ठीक है, आइए सर अगला है सर यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो बताएंगे सर यूरोप का समुद्रगुप्त हमारा कौन था? याद रखना है नेपोलियन। कौन था यूरोप का समुद्रगुप्त? नेपोलियन। ठीक है, आइए सर किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? 38 में पूछा गया मेरे दोस्तों किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त का। किसका मेरे भाई? प्रभावती गुप्त के बारे में। अगला है सर कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। तो बताएंगे सर ये हमारा सातवाहन काल का। किसका मेरे भाई? सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? तो बताएंगे सर सागर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब लगाना है, क्योंकि माँ बाप का इज्जत का सवाल है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत का सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिजल्ट की वजह से हमारे माँ बाप पर कोई उंगली उठाए, याद रखना है। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। जब पढ़ने का मन ना करे तो माँ बाप का चेहरा एक बार देख लीजिए मेरे दोस्त, एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर में। आपके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ेगी जो बिना खाए पिए भी वो ऊर्जा आपके पास जीवित रहेगा। इसलिए उंगली ना उठाने दे किसी को।
अड़ोस पड़ोस तो यही चाहता है ना कि उसका बेटा फेल हो जाए, उसका बेटा कम मार्क्स लाए, मेरा बेटा ज्यादा लाए, उसका बेटा आगे ना बढ़े, यही चाहता है ना। याद रखना मेरे दोस्तों, उस घर में अलग से 2 किलो मिठाई भेजी जाएगी, जिसने कहा था तेरी बस की बात नहीं है, हाँ मैं भेजूंगा, अलग से 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजा जाएगा, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं है भाई। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो सबसे पहले भेजा था कहां मेरे भाई? श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्रा और हमारा महेंद्र को, बेटा बेटी को भेजा था। अगला है सर, मौर्य कला के निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला की सबसे महत्वपूर्ण नमूना में से कौन सा नमूना है मेरे भाई? तो बताएंगे स्तंभ। क्या हो जाएगी सर? स्तंभ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। गुप्तों के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? फाहियान। कौन गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? फाहियान। ठीक है, चलिए सर अगला है सर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में भारत आए थे? जो हमारा मेगास्थनीज 45 में पूछा गया, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज जो है मेरे भाई वो भारत आए थे। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है भाई, समुद्रगुप्त जो जानकारी है वो कहां पे मिलता है? प्रयाग प्रस्ती में। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहां पे मिलती है? प्रयाग प्रस्ती में। अगला है सर, नवरत्न किस शासक के दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन मेरे भाई 2022 में पूछा गया था, नवरत्न किस शासक के दरबार में भारत आए थे? बताएंगे सर, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए थे, दरबार में रहते थे, सॉरी दरबार में रहते थे। अगला है सर, अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है? अब एक पुस्तक का नाम है मेरे भाई अभिज्ञान शकुंतला, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे सर कालिदास। कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? कालिदास। कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। ठीक है, आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो मेरे दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया, जहां पे अभिलेख की बात है अशोक का निर्माण नाम ले लेना भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? याद रखना है, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे भाई? अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है पूरी संदर्भ तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस याद रखना है मेरे भाई कंप्लीटली। अभी तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं कितना मेरे दोस्तों? आज अभी तो लेकर चल रहा हमारा अभी चैप्टर 2 है, अब चैप्टर 3 स्टार्ट होगी मेरे दोस्तों। छोड़ना नहीं है भाई, क्लास को बीच क्लास में छोड़कर जाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं 30 में 30 लाना, हाँ 30 में 30 नहीं 42 में 42 अगर लाना है तो बीच क्लास में छोड़कर जाना नहीं यार। मॉर्निंग में पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे सर, इसमें हमारा 2 प्रकार के किया गया है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखना है, सही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग याद नहीं करें, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? हम सभी को पता है सर, महाभारत। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कितना दिन तक चला था सर? 18 दिन तक चला था। 2 भाई था मेरे भाई, एक हमारा पांडव, एक था हमारा कौरव। पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुई थी। तो मेरे दोस्तों इस लड़ाई में जीता था कौन? तो बताएंगे सर, याद रखना है पांडव। कौन जीता था? पांडव जीता था। महाभारत का रचनाकार कौन है? वेद व्यास। महाभारत की रचना कौन से भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। 5 क्वेश्चन बताऊं, 5 क्वेश्चन को अपने खोपड़िया के ढक्कन को खोल करके बंद कर लीजिए भाई। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं। महाभारत की युद्ध कितने दिन तक हुआ था? तो बताएंगे सर 18 दिन तक। महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता है, इसलिए मैं उसको भूख भी लग रहा है, क्लास भी छोड़ नहीं सकते भाई, है ना, भूख से तड़प रहा हूं भाई, खाने का समय नहीं मिलता है। एक एक सांस मेरे दोस्त, कभी कभी सोचता हूं कि मैं मेहनत जो कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, है ना, एक नौकरी मिल जाएगी अच्छा से, बस ये सोच करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, मेरा ऐसा सोच नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि 2 रुपया कम ही कमाए और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग सिर्फ एक ही कहें कि कोई था जो हम गरीबों को देख रहा था। ठीक है, कोई था इस पृथ्वी पर, जब सब कोई पैसा के पीछे भाग रहे थे, उस समय कोई पागल इंसान था जो इन पैसों को छोड़ करके हम सब गरीब पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त मात्र सोचिए 399 रुपए में मैंने पूरा 12 महीना पढ़ाया, इसी में से आपने 18% जीएसटी भी दिया है। सोचिए मेरे भाई, है ना, इसी में से रेजर पे का सब कुछ इसी में होती है मेरे भाई। बस मेरे दोस्त मैं चाह रहा हूं कि झारखंड को बदलने में समय नहीं लगेगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, और सेमेस्टर में जब भी आप लोग
सेमेस्टर में जब भी आप लोग एडमिशन हो जाएगी, जिनको भी आगे ग्रेजुएशन करना है और करना चाहिए मेरे दोस्त, मुझे जहां तक लगता है कि आने वाला जो दिन है ना, वो क्लास 12 का वैल्यू नहीं रहेगा। जैसा अभी क्लास 12 क्लास 10 का वैल्यू नहीं है भाई, कोई भी फॉर्म आ रहा है क्लास 12 लेवल में, एक समय ऐसी आएगी ना कि ग्रेजुएशन का ज्यादा डिमांड हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ग्रेजुएशन कीजिए, ज्यादा समय नहीं देना है, बस दिन भर में 2 घंटा काफी है भाई, बाकी 22 घंटा जिस चीज के लिए आप देना चाहेंगे वो चीज पे आप दे सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, सेमेस्टर में अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो हमारे लाइव क्लास से बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा। महाभारत की रचना किसने किया था मेरे भाई? मैं भी जस्ट मैंने बताया था, याद रखना है, किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने किया था मेरे भाई? वेद व्यास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, सॉरी 8 में। जाति का लक्षण क्या है भाई? जाति का लक्षण जो है वो नहीं है भाई, क्या? साम्य नहीं है भाई, क्या है? साम्य नहीं है। अगला है सर, ये सब क्वेश्चन पे ध्यान ना देवे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। अगला है सर, गोत्र की सूचक क्या है? हम सभी को पता है सर, एक क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन 2 मार्क्स का गोत्र के बारे में, और हम सभी को पता नहीं होता है भाई गोत्र किसका सूचक है। तो प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज होती है जिसे हम लोग गोत्र कहते हैं। गोत्र किसे कहते हैं? जैसे मेरे दादा से पहले उनका दादाजी, उनका पिताजी, तो ये हमारा क्या गोत्र है भाई। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ था? क्वेश्चन में 14 है भाई, खतरनाक क्वेश्चन दिया। 14 में कितने साल लगा था महाभारत को लिखते समय मेरे भाई? तो लिखने में 37 साल का लग गया था अवधि। गोत्र के अंदर में विवाह करना कौन सा विवाह है? अगर हम चाहते कि अपने ही गोत्र में विवाह करने शुरू कर दे भाई, है ना, तो वो हमारा अंतर विवाह हो जाएगा। गोत्र के अंदर में अगर हम लोग विवाह करते हैं तो क्या हो जाएगा सर? तो बताएंगे सर, वो हमारा अंतर विवाह हो जाएगी। अगला है सर, सतवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहां से उत्कीर्ण हुई है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है मेरे शेरों सैनिक? क्वेश्चन नंबर 17 में, तो बताएंगे सर हमारा होगा गुफा की दीवारों पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, याद रखना है। मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार का। ठीक है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना गया? भीष्म को हम लोग गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसको मेरे भाई? भीष्म को हम लोग गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसको? भीष्म को हम लोग गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है सर, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्ययन में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सर? ये हमारा 102वें अध्ययन में। कितना मेरे भाई? 102वें अध्ययन में, मतलब 102वें चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी भाई। अच्छा, वेदव्यास का, महर्षि व्यास का जो मेरे दोस्तों संतान था वो कौन संतान था? तो बताएंगे सर हमारा विदुर हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी, पांडव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगी। घटोत्कच किसका पुत्र था भाई? घटोत्कच किसका जो पुत्र था? तो बताएंगे सर ये हमारा भीम का पुत्र। किसका मेरे भाई? भीम का पुत्र था। ये पूरा महाभारत से संबंधित है, और हम लोगों ने बचपन में ही थोड़ा थोड़ा महाभारत के बारे में नॉलेज हुआ होगा मेरे भाई, हम लोगों ने एक्चुअली टीवी में भी देखे होंगे ये सब क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी भाई? द्रौपदी सहदेव का पुत्र। द्रौपदी सबका था भाई, मेरा छोड़ के सबका है भाई सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। डी इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन का भी था, नकुल का भी और सहदेव का भी था। अगला है सर, ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। थक गया भाई, डोंट वरी, थकेंगे नहीं भाई, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, थकने वाला नहीं हो। तो शूद्र मेरे भाई, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कितने जाति थे मेरे भाई? 4। याद रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में। कब होती है गौतम बुद्ध का जन्म? कब होती है मेरे भाई? लुम्बिनी ग्राम में। कब होती है मेरे शेर सन्नियों? तो बताएंगे सर हमारा 563 ईसा पूर्व में। और याद रखेगा, महावीर का जन्म कहां हुआ था मेरे भाई? 540 ईस्वी में, कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहां पे हुआ था? कुंडल ग्राम में, भूलिएगा नहीं भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है ये आपसे पूछा कब होती है? क्वेश्चन भाई 483 बता रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रथम बोध संगीत कहाँ आयोजन किया गया था? प्रथम जो बोध संगीत था वो राजगीर में आयोजित किए गए थे।
ठीक है, प्रथम बौद्ध जो संगीत है वो कहां पे आयोजित किए गए थे? राजगीर में। कहां पे मेरे भाई? राजगीर में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है मेरे भाई भोपाल में स्थित है, हम सभी को पता है, तो बताएंगे सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथे बौद्ध परिषद की शासन के काल में हुई थी? चौथे बौद्ध परिषद हमारा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगी, इसलिए आप चाहते कि सर एक क्वेश्चन हमसे ना छूटे, तो चारों बौद्ध संगीत को पूरा कंप्लीटली देख लेना भाई। ठीक है, आइए सर, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है हमारा बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य भाई संबंधित है। त्रिपिटक जो होते हैं मेरे भाई, याद रखना, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पूछा जाएगा बौद्ध धर्म, त्रिरत्न पूछा जाएगा तो जैन धर्म। फिर से सुन लीजिए, त्रिपिटक पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म बताना है, और त्रिरत्न पूछा जाएगा तो आपको जैन धर्म बताना है। भूख से तड़प रहा भाई, थोड़ा सा सारे, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे माय गॉड, बाप रे बाप। त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक साहित्य मेरे भाई किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हमारा बोध गया में, और पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश, जिसे हम लोग बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो बताएंगे सर श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे मेरे भाई? तो बताएंगे जैन धर्म से। मेरे दोस्तों, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर इसका संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसी तरह से हमारा श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे है सर? जैन धर्म से। अगला है सर, हीनयान और महायान, बताएंगे सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तलवांडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म होता है? क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा गया। तलवांडी में गुरु नानक का जन्म होता है। किसका मेरे भाई? गुरु नानक का। अगला है सर, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना जो हुई है महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के निवारण पूरा करने के, निवारण प्राप्त करने के बाद। अगला सर, ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचिकाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हमारा ऋग वेद में। याद रखना है कौन सा वेद में मेरे दोस्तों? ऋग वेद में। ठीक है, आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? श्वेतंबर, श्वेतर उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पूछा गया कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है वो लिखा गया है, आखिर कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म का जो लिखा गया है वो पाली भाषा में। कौन सा भाषा में मेरे शेर सर नहीं हो? तो बताएंगे सर पाली भाषा में लिखा गया है। अगला है सर, बुद्ध का उपदेश का संकलन है भाई, आपसे 21 पे पूछा है कि बुद्ध का उपदेश का संकलन है कहां पे? सूत पिटक में। कहां मेरे भाई? सूत पिटक में। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? फाहियान। सबसे पहले कौन भारत आए थे सर? तो बताएंगे सर फाहियान। याद रखना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रहा हूं, भूख से मैं तड़प रहा हूं। लोग 2 बजे खाना खा लेते दोपहर का, वारे किस्मत वाले है रे तू किस्मत वाले हैं। मैं अपने आप को कहता हूं मेरे दोस्त, खाने का समय नहीं मेरे भाई। 12 बजे से कंटिन्यू क्लास चल रही है मेरे भाई। सेमेस्टर का खत्म हुआ, झारखंड पुलिस का शुरू हो गया, झारखंड पुलिस का खत्म हुआ, आरपीएफ का शुरू हो गया, आरपीएफ का कलम खत्म हो गया मेरे दोस्तों, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आ गए, फिर हमारा क्लास 11 का क्लास कंप्लीट हुआ, तो फिर आप लोगों का शुरू हो गया। वाह रे मेरे दोस्त, शेर मानता भाई अपने आप को कि तू इतना मेहनत कर रहा है, बस रंग लाएगा मेरे दोस्त, सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। कभी कभी सोचता मेरे भाई, रो लेता भाई, पर मुझे फिर याद आता है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं भाई, है ना। देखिए, बौद्ध धर्म का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी मैंने जस्ट बताया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिवारण कहां प्राप्त हुई थी मेरे भाई? 24 पूछा गया, तो महापरिनिवारण उनको कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिवारण किसे कहते हैं मेरे भाई? जहां पे उसको दफनाया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बौद्ध साहित्य की मुख्य रूप से लिखा गया था, जो बौद्ध साहित्य 25 में इसको लिखा गया था, कौन सा भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक? ये आपको नहीं करना है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं करना है। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे, बुद्ध चरितम की रचना किसने की? ये क्वेश्चन 32 बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बौद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अशोक घोष ने। बुक से
एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, बुक से एक क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में 100% छपेगी, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर रायसेन में। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आपको बताना है 34 में कि गौतम बुद्ध का शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाधि, और मेरे तो क्या हो जाएगी? काश्यप्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासन के काल में हुआ था? क्वेश्चन में 35 पूछा गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा? कलाशोक। किसके काल में? कलाशोक के काल में। अगला है सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भाई, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग। अगला है सर, नाथ मुनि का संबंध किससे है? 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, नाथ मुनि। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जब मैं पढ़ा सकता हूं खड़ा होकर, चिल्ला के पढ़ा सकता हूं, तो शांत बैठ कर आप पढ़ सकते हैं। वैष्णव धर्म, याद रखना है, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ये सब क्वेश्चन आपको करना नहीं है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, हीनयान पुस्तक किस भाषा में है भाई? आपसे हीनयान पुस्तक जो है वो कौन सी भाषा में? याद रखिएगा, पाली भाषा में। क्यों पाली भाषा में? दिमाग लगा सकते हैं। हीनयान और महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म का भाषा क्या है? पाली भाषा में, है ना, दिमाग लगा सकते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, महावीर का जन्म हुआ है भाई, हम सभी को पता है सर, महावीर का जो जन्म होती है ना, वो जन्म हुआ था हमारा कुंडल वन में। कहां पे रहे? कुंडल वन में, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? बुद्ध का बचपन का नाम था क्या मेरे भाई? तो बताएं सर, बुद्ध का बचपन का नाम सर सिद्धार्थ, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 47 में पूछा गया, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो होती है वो कहाँ पे हुआ है? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो होता है मेरे भाई, पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने करवाया था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, याद रखना है मेरे दोस्तों, 48 में हमारे क्या हो जाएगी? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहां थे मेरे भाई उस समय? नेपाल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। हाँ भाई, नेपाल में हुआ था, ठीक है। आइए सर, जाने वाले को जाने दो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, एक बार याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, तेरी बातों का अंदाज, गाना भी नहीं गाया जा रहा भाई। 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और प्रथम, तीन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 24 में पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी, ठीक है। अगर प्रथम पूछा जाएगा तो ऋषभ देव, अगर 23 में पूछा जाएगा तो पारसनाथ। तीन चीज याद रखिएगा, पहला पूछा जाएगा ऋषभ देव बताना है, 23 में पूछा जाएगा पारसनाथ, और अंतिम पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी जैन। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अरे मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन को 50 बार क्यों दे रहा है? लुम्नीग्राम में। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे, कोई पागल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वही हमारा कपिलवस्तु के लुम्नीग्राम में, कहा मेरे भाई? कपिलवस्तु के लुम्नीग्राम में, ठीक है। चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, और जो अपने पैसे से खुद का मेकअप करती है, तो मेरे दोस्तों उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझते हैं भाई। अपने पैसे से जो मेकअप करती है, सच बता रहा हूं, है ना। चलिए मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलती क्लास में बोल दे रहा, आप लोग पूरा मजा भी ले रहे होंगे भाई, ऐसा नहीं। चलिए भाई, मजाक करता मेरे दोस्त, सीरियस मत लीजिएगा कभी भी, मेरे बात को कभी भी सीरियस नहीं, दिल पे नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं हमेशा मजाक करते रहता हूँ, ऑफलाइन रहो या ऑनलाइन, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, कब कौन कहाँ रहेंगे पता नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसलिए कभी भी मेरे भाई सीरियस मोमेंट नहीं ले रहे, मुस्कुरा के पार कर देना मेरे भाई। क्या करना है? मुस्कुरा के पार कर देना है। हैन सेंग किस देश के यात्री थे? तो हैन सेंग ये हमारा चीनी यात्री थे। कहाँ का? हैन सेंग कहाँ की यात्री थे मेरे दोस्तों? चीनी यात्री थे। पूरा कंप्लीटली 12 चैप्टर कंप्लीट करके जाएंगे, अभी 6 चैप्टर बताऊंगा और फिर हमारा 6 चैप्टर बाद में होगी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे भाई? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे मेरे भाई? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तहकीक हिंद की यात्रा का वृतांत है। तहकीक हिंद जो पुस्तक है, इसमें किसके यात्रा के बारे में बात किया गया? तो तहकीक हिंद में अल-बिरूनी के बारे में बात किया गया। किसके बारे में मेरे भाई? अल-बिरूनी के बारे में बात किया गया था तहकीक हिंद में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बनाया था? यह क्वेश्चन 2016 में आया था मेरे दोस्तों कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या जगह? गला मत बैठो रे भाई, अभी बहुत पढ़ाना है भाई। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया,
जो हमारा अल बिरूनी है वो किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनबी के साथ। किसके साथ भारत आए थे मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे भाई? इब्न बतूता हमारा जो था मोरक्को के रहने वाले थे। कहां मेरे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे, है ना। मोरक्को कहां के रहने वाले थे मेरे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे। अगला है सर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? जो इब्न यात्री थे, इब्न बतूता थे, उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण कौन से भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था, क्योंकि उन्होंने अरब देश का ही यात्रा ज्यादा किए थे भाई। अगला प्रश्न पे आते सर, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था भाई। कौन सा ऐसा चीनी यात्री थे जो गुप्त काल में भारत आया था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर फाहियान। याद रखना है कौन सा काल में चीनी यात्री थे? फाहियान, गुप्त काल का। अगला, वास्को डिगामा भारत कब आए थे? देखिए सारा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ओ माय गॉड कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है सर। तो बताएंगे सर 17 मई 1498 में। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है मेरे भाई, देख लेता हूं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? थोड़ा सा देख लेता हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 20 मई होगा, 20 मई बोल रहा ना भाई, डाउट है, 20 मई हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे मेरे भाई, 20 मई होगा, गलत दिखा है मेरे भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन की भारत की यात्रा किया तो उसका नाम क्या था? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखना है ये हमारा राइट आंसर होगा वेनिस। क्या हो जाएगी सर? वेनिस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा सर? वेनिस हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीजों का असामान्य माना है वो क्या है? अलग अलग विदेशी यात्री भारत आए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बताए, वो दो चीज क्या है? नारियल और पान। क्या मेरे भाई? नारियल और पान। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अल बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सा शताब्दी में अल बिरूनी भारत आए थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर वो 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी भारत आए थे। अगला है सर कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित है वो कौन सा शताब्दी था? तो बताएंगे सर वो हमारा था कौन मेरे भाई? 14वीं शताब्दी। कौन सा मेरे भाई? 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश का से आया तो उस देश का नाम देखते क्या? फॉस है फ्रांस और फॉस है फ्रांसवा बर्नियर। और यही हमारा फ्रांसवा बर्नियर था जो हमारे देश में आकर के सती प्रथा के बारे में सबसे पहले रोक लगाया था। अगला है सर, ये मत देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किनको? इब्न बतूता को। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से कहां पहुंचा था? तो ये पहुंचा कहां था मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा सिंध प्रांत पहुंचा था। कहां पे? सिंध प्रांत पहुंचा था। अगला सर, तहकीक हिंद में किसकी यात्रा का वृतांत है? अभी मैंने जस्ट बताया सर, तहकीक हिंद में अल बिरूनी के वृतांत है भाई। किसका? अल बिरूनी के। छोड़कर मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, पछताओगे मेरे भाई। मेगास्थानिज कौन था भाई? आपसे पूछा गया 21 में कि आखिर मेगास्थानिज कौन थे? तो मेगास्थानिज एक राजदूत था। क्या था मेरे भाई? राजदूत था। मैं कमेंट पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा मेरे भाई क्योंकि पढ़ना है भाई और पढ़ाना है ना। अगर मैं कमेंट में देखता रहूं और बातचीत करता रहूं तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव भी देखना है। ठीक है, सब्जेक्टिव का सारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। तो चलिए सर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला, किताबुल रहला में किसका यात्रा का वृतांत है? जैसा अभी बनाया मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था तहकीक हिंद में अल बिरूनी का था। ठीक है, इसी तरह से किताबुल रहला में किसकी यात्रा का वृतांत है मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखना है इब्न बतूता का। किसका हो जाएगा सर? इब्न बतूता का। अगला है सर, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृतांत में किसने किया था? इब्न बतूता ने। किसने किया था मेरे भाई? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है अब्दुल रज्जाक, ये क्वेश्चन करना नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गए थे? अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवा था भाई, याद रखना है वो कौन था? बताएंगे सर वो हमारा इब्न बतूता होगा। लेकिन सबसे पहले देखा तो कौन? बर्नियर ने।
ठीक है, इस चीज को याद रखिए। सॉरी, फ्रांसवा बर्नियर ने देखा था, लेकिन अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर सबसे पहले कौन से विदेशी यात्री मूर्छित हो गए थे? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि लाहौर में एक 12 वर्ष बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किसी विदेशी यात्री ने बताया था? 12 साल की लड़की को बेचारा उठा के पटक दिया भाई आग में, कितना खतरनाक भाई, बर्नियर ने, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए लड़की के साथ, लड़की को भी जीने का हकदार है भाई, वो भी जी सके। मोहम्मद बिन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तानों को कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा था? तो बताएंगे सर, याद रखना उन्होंने लिखा तो वो था हमारा इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ये सब क्वेश्चन मेरे भाई देखना है कि भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? देखिए मेरे भाई, ये पूछा गया कि किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 60 में। तो ये करने वाला था हमारे कौन? आलबिरू ने। ठीक है, अभी मुझे पता है मेरे भाई कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लग रही, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करना नहीं मिल रहा है। 10 मिनट वेट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन खोल दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला है सर, मध्ययुगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, वो था मार्को पोलो को हम लोग मध्य यात्री का सरताज मानते भाई। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है, हाँ, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है, इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि उसी तरह से किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर द्वार को छोड़ दिया था, वो कौन था? हमारा इब्न बतूता। कौन था मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा इब्न बतूता इसका सही उत्तर हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताएंगे सर 63 में, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हैंसेंग को। याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताएंगे सर, हैंसेंग को यात्रियों का राजकुमार मानते हुए। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। आयन अकबरी किसने लिखा है भाई? क्वेश्चन में आता है सर 65 में, सॉरी 35 में, आयन अकबरी आखिर किसने लिखा है भाई? तो बताएंगे सर, आयन अकबरी जो हमारा लिखने वाला था मेरे दोस्तों, अबू फजल। कौन थे मेरे भाई? अबू फजल। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखना है, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। याद रखना है, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, कोई ताना लगाएंगे तो बोलिएगा, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रामानंद के शिष्य कौन थे? मेरे भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, मैं सुबह से खड़ा हूं, पेट दर्द कर रहा है, बोल रहा हूं मुंह दर्द कर रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन आप लोग बैठ के आप लोग सुनते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास छोड़कर चले जाते, क्या सोचते हैं अपने आप को? भाव तो समझते क्या? हाँ, पूरे साल भर पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे दोस्तों डरते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो महान महान सोच लेते भाई, मैं लग रहा है कि मुझे ही टॉप करना है ना। अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं सब बच्चों को, है ना भाई। रामानंद के शिष्य कौन थे भाई? अब क्वेश्चन नंबर आपसे 1 पूछा गया, रामानंद के शिष्य थे कबीर, रैदास, धन्ना एवं पीपा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। तलवंडी किसका जन्म स्थल है भाई? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। अगला है सर, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? संत कबीर का जो जन्म होती है मेरे दोस्तों, वो वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में इसका जन्म होती है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? अजमेर में। कहां पे स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह? अजमेर में सर। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध जो है हमारा सिख धर्म से है। ठीक है, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? तो अंडाल, क्राइकल और मीरा। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क्स का, कि 4 महिला संत के नाम लिखिए, नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक क्वेश्चन मेरे भाई प्री बोर्ड में आप लोगों का पूछा गया था, ठीक है। मिर्ची थी भाई, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। मिर्ची जो थी वो एक प्रकार क्या था? बोध देवी। मिर्ची कौन थे मेरे भाई? बोध देवी। अगला प्रश्न पे आइए सर, सलीम चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, सलीम चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, तो बताएंगे सर, याद रखना है, सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में स्थित है। कहां पे? आगरा में। जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उन्हीं का बात कर रहा हूं भाई। अंडाल का सही परिचय क्या है? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे 2023 का, ठीक है, कि अंडाल का सही परिचय क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, तो बताएंगे सर अंडाल का सही परिचय, वह एक अलवर स्त्री थी। क्या थी मेरे भाई? अलवर स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर। हाँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें देखना है, ये क्वेश्चन छोड़िए।
ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में बीजक में किसके उपदेश को संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, याद रखना बीजक जो है हमारा किसमें संग्रहित है। तो मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये बीजक जो थे हमारा पूरी तरह से कबीर का उपदेश दिया गया है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। कहां पे मेरे भाई मुस्कुरा कर कहेंगे, कहां पे मेरे दोस्तों, सूफी, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से। अला सर कबीर के शिष्य कौन थे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि कबीर के शिष्य कौन थे, तो बताएंगे सर हमारा रामानंद चाचा। कराइकल अमायर नामक महिला किसकी भक्त थी, तो बताएंगे सर हमारा शिव के भक्त थी। क्या हमारे भाई, शिव की भक्त थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था। हाँ मोहब्बत नहीं हुआ था भाई, सिर्फ वर्णन किया था, आप लोग गलत मत सोचिएगा, है ना। चलिए सर बताएंगे सर हमारा जहां के बारे में। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26। तो बताएंगे सर वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। महाराष्ट्र के संत कौन थे, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। महाराष्ट्र के संत थे हमारा रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर। ठीक है, निम्न में से महिला रहस्यवादी कौन थे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। याद रखना महिला रहस्यवाद, तो बताएंगे सर याद रखिएगा वो हमारा होगा रबिया। जितना भूख लगेगा मेरे दोस्तों उतना चिल्लाऊंगा, तब भूख थोड़ा सा घट जाएगी मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बल्लवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुई थी। बल्लवन की पुत्री का विवाह मेरे दोस्त हुआ था फरीउद्दीन बाबा। अगला है सर, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है। ये मत देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि कौन सा सुल्तान गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। अगला है सर, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्नलिखित में से कहां सबसे अधिक पनपी है, तो 32 में पूछा जाएगा, तो बताएंगे सर बिहार में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किया था ना, वो हमारा रामानंद चाचा ने किया था। किसने किया था, रामानंद चाचा ने। किसने किया था मेरे भाई, मुस्कुरा के बोलिए ना, मुस्कुरा के बोलिए ना भाई, रामानंद चाचा ने करवाया था। शंकराचार्य का मत है भाई, शंकराचार्य का आखिर मत क्या था मेरे भाई, तो आदित्यवाद। क्या होगा, आदित्यवाद। वल्लभ, आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था मेरे भाई, वाराणसी में। अगला प्रश्न आता है सर, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से थे, 36। तो बताएंगे सर ये हमारा चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। किससे मेरे भाई, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न बात है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां स्थित है। दरगाह सबको याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पूजा पाठ करने जाना है अभी। ठीक है, दरगाह कहां स्थित है, तो बताएंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में भाई। अरे बाप, और कितना बचा, अरे बाप रे बाप, अरे मांगो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे बाप लग रहा है, अरे बाप। अगला क्वेश्चन बात है सर, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। मरना लग रहा है कि जिंदगी अंतिम पोजीशन में चल रही है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, काशी में हमारा कबीर का हुआ था। अगला से औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का जो संबंध है वह कौन सा सूफी सिलसिले से था मेरे भाई, नक्सलबंद। क्या होगा मेरे दोस्तों, नक्सलबंद। अगला क्वेश्चन पे आए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सुल्तान उल हिंद किसने कहा, किसे कहा गया, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर सुल्तान उल हिंद जो थे वो आपसे पूछा गया कि आखिर हम लोग किसको कहेंगे। सुल्तान उल हिंद हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं।